गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 जेनेटिक्स के चैप्टर 5 की बात हम कर रहे हैं और इसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई मेल और कोई फीमेल कैसे होता है, क्या वजह है किसी लिविंग बीइंग्स में मेल और फीमेल होने का, या उनके जेंडर्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो किसी भी लिविंग बीइंग्स की अगर बात की जाती है, उस लिविंग बीइंग्स में अर्ली स्टेज में बन रहे फोइटस, डेवलप कर रहे फोइटस, एम्ब्रियो या ऑफस्प्रिंग में मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स का डेवलप करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन के 4 बेसिक फिनोमिनन्स है जिसके जरिए लिविंग बीइंग्स में सेक्स का फॉर्मेशन होता है। आइदर द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल। 4 बेसिक फैक्टर है। पहला कहलाता है इन्वायरमेंटल, दूसरा कहलाता है हेप्लो डिप्लोइडी, तीसरा कहलाता है नन एलोसोमिक, चौथा कहलाता है एलोसोमिक जिसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का सेंस क्या होता है? इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का सेंस यह होता है जब कोई लिविंग बीइंग्स अंडा दे देते हैं और अंडा देने के बाद उसको जमीन में दबा देते हैं, जो हैचिंग नहीं करते हैं, कुछ हैचिंग भी करते हैं, तो अंडे पर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। टेम्परेचर के वेरिएशन से उसमें बनने वाले ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो मेल और फीमेल होंगे। दैट मीन्स कि उस लिविंग बीइंग्स में चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई ऐसा जीन नहीं होता है, कोई ऐसा क्रोमोसोम नहीं होता है जो ऑफस्प्रिंग के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा ये इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में वेरिएशन आने से वो मेल और फीमेल के रूप में जन्म लेंगे या फिर मेल और फीमेल उसमें फॉर्म करेगा। तो कहने का सेंस है इन्वायरमेंटल, जिस पर इन्वायरमेंट अपना इफेक्ट करता है, वैसे लिविंग बीइंग्स जिसके सेक्स फॉर्मेशन के लिए इन्वायरमेंट अपना इफेक्ट शो करता है, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसमें स्नेल, क्रोकोडाइल ये सब आते हैं, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आता है हेप्लोडिप्लॉइडी। हेप्लोडिप्लॉइडी का सेंस ये हो गया कि किसी लिविंग बीइंग्स में जब उसके जीनोम नंबर में बदलाव आता है, तो जीनोम नंबर में बदलाव आने के बिना पर जब किसी ऑफस्प्रिंग का या फोइटस का सेक्स एस्टैब्लिश हो जाता है, आइदर दैट इज मेल और फीमेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉइडी। इसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स और जीन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आया नॉन एलोसोमिक। नॉन एलोसोमिक ऐसे लिविंग बीइंग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है जिसमें एक फैक्टर पाया जाता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग फैक्टर। वो लिविंग बीइंग्स में सेक्स डिटरमाइन करता है। जैसे बैक्टीरिया में प्लस माइनस होगा जो प्लाज्मिड में पाया जाएगा, मेज में मेज भुट्टा उसमें एब्सेंट रहता है, तो ये हो गया नॉन एलोसोमिक। अब आया एलोसोमिक। एलोसोमिक कहते हैं किसको है? वैसा सेक्स डिटर्मिनेशन जिसमें किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में सेक्स और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो उस लिविंग बीइंग्स में सेक्स को फॉर्म करते हैं। दैट इज कॉल्ड एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एलोसोमिक का मतलब क्या हो गया?
कि वैसे लिविंग इंडिविजुअल्स जिसमें सेक्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स और जीन पाए जाते हैं उसको हम लोग एलोसोमिक कहते हैं। अब इसके भी कई पार्ट्स हैं। अब सेक्स डिटरमिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं एलोसोमिक की में, तो एलोसोमिक में इस बात को हमने देखा कि वैसे फिनोमिनन्स जिसमें किसी भी लिविंग इंडिविजुअल के सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलोसोमिक। और इसमें सबसे पहला आता है एक्स एक्स और एक्स वाई। कहने का सेंस ये हो गया कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स है जिसमें फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल वो होमोगैमेटिक होती हैं, क्योंकि इसमें सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। तो ये फीमेल्स का स्ट्रक्चर होता है और जो मेल होते हैं उनमें सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, दैट इज मेल। और जब किसी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा तो उस ऑफस्प्रिंग का सेक्सुअल कैरेक्टर और सेक्स मेल पर डिपेंड करेगा, फीमेल पर नहीं। क्योंकि जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेटोजेनेसिस में जो फीमेल्स है वो एक ही तरह के गैमेट्स बनाती हैं। देख लीजिए इसको, ये 46 को हम लोगों ने दिया 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स दोनों ही सिमिलर बना है, जबकि ये 46 जो मेल में पाए जा रहे थे जब ये टूटेंगे ये 22 प्लस एक्स हो जाएंगे, ये भी 22 प्लस वाई हो जाएंगे। तो इससे आपको दिख रहा है कि इसमें दोनों सिमिलर बनता है, इसलिए इसको हम लोग होमोगैमेटिक बोलते हैं, इसको हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं, इसको हम लोग ओवम या एग बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, इसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म, ANDRO एंड्रो, SPERM स्पर्म, गाइनो SPERM स्पर्म। तो आप देखिएगा जब गाइनोस्पर्म का फ्यूजन किसी दो में से किसी एक से होगा तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 22/44 प्लस XY यानी मेल होंगे। लेकिन अगर उल्टा लिखा गया, ये हो गया हम लोगों का गाइनोस्पर्म, ये होगा एंड्रोस्पर्म। अब एंड्रोस्पर्म से तो रिजेक्ट हो चुका है, यानी एंड्रोस्पर्म से अगर हम लोगों का कोई भी एक ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई भी एक मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है मेल के जैसे। और अगर कोई भी एक गाइनोस्पर्म से फ्यूज करता है तो उसका स्ट्रक्चर फीमेल के जैसा होता है, यानी कि XXXY सेक्स डिटरमिनेशन का वैसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग इंडिविजुअल्स में फीमेल्स होमोगैमेटिक होती हैं और मेल हेटेरोगैमेटिक। मेल के जरिए दो अलग अलग स्पर्म के स्ट्रक्चर बनते हैं। मेल रिस्पॉन्सिबल स्पर्म को हम लोग बोलते हैं एंड्रोस्पर्म और फीमेल रिस्पॉन्सिबल स्पर्म को बोलते हैं हम लोग गाइनोस्पर्म। जब एंड्रोस्पर्म ओवम से या एग से फ्यूज करता है तो मेल बनेगा, जब गाइनोस्पर्म ओवम से फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगा। ये कैरेक्टर्स हुमेन और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। सेकंड आया हम उनका XX O या 0 बात बराबर है। अब देखिए बाबू सेकंड की बात हम लोग करेंगे, इसमें सेकंड था हम लोगों का XXXO। इसमें मतलब ये हुआ ये पाया जाता है आमतौर पर कुछ प्लांट्स में, राउंड बॉर्म, ग्रासहॉपर, इन सबों में पाया जाता है। इसमें मामला ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं,
कहने का सेंस ये हुआ कि फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो एलोसोमिक होते हैं, जो फोइटस या ऑफस्प्रिंग में सेक्स डिटरमिनेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि इनके मेल्स जो होते हैं इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है और एक एब्सेंट होता है जिसको O या 0 से दिखाया गया है। तब अगर बात की जाए तो फीमेल जो है वो 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी, A प्लस एक्स एंड A प्लस एक्स। यहाँ पे नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें हम लोग स्पेशलाइज्ड नाम नहीं ले रहे हैं तो नंबर नहीं लेंगे, बल्कि जो क्रोमोसोम्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, और ऑटोसोम्स को A से दिखाते हैं, यानी टोटल क्रोमोसोम नंबर को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं आसानी से। अब ये ब्रेक किया तो A प्लस एक्स ये फीमेल है जो सिमिलर टाइप के ओवम बनाएंगे। मेल की अगर बात करें तो A प्लस एक्स 0, इसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता है, जब ये टूटता है तो ये ऐसा टूट जाता है। अब आप देखिएगा कि जब मेल में क्रोमोसोम नहीं है सेकंड वाला तो ये 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। एक इससे आगे मिलेगा तो A प्लस A 2A एक्स और 0, ये इसी से आगे मिलेगा A प्लस A एक्स और 0, यानी ये दोनों सिमिलर हो गया। ये क्या हो गया? मेल। अगर ये इससे आगे मिलता है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा A एक्स एक्स फीमेल की तरह, और यही आगे अगर इससे मिलता है तो A एक्स एक्स ये भी फीमेल। कहने का सेंस ये हो गया कि ये ऐसा सेक्स डिटरमिनेशन है जिसमें फीमेल्स में 2 सेक्सुअल क्रोमोसोम्स तो पाए जाते हैं लेकिन मेल में सिर्फ एक ही सेक्सुअल क्रोमोसोम पाया जाता है, और फ्यूजन के बाद अगर इसका स्ट्रक्चर मेल की तरह होगा तो इसमें मेल वाले में एक ही क्रोमोसोम पाए जाएंगे, लाइक दिस। तीसरा आता है बर्ड्स में। बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स में बिल्कुल ह्यूमन की जैसे ही होता है लेकिन उल्टा है, क्योंकि ह्यूमन में फीमेल होमोगैमेटिक होती है और मेल हेटेरोगैमेटिक, जबकि बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है। ये फीमेल है और ये मेल है। इसका मतलब ये हो गया कि बर्ड्स में बच्चे का लिंग क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, ये फीमेल पर डिपेंड करेगा, मेल पर नहीं। और फीमेल का टोटल स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, A फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, WZ इट इज फीमेल, और A प्लस WW इट इज मेल। जब गैमेटोजेनेसिस की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा तो फीमेल के जरिए 2 डिफरेंट टाइप के ओवम फॉर्म किए जाएंगे, जबकि मेल के जरिए सिमिलर टाइप के ओवम डेवलप किए जाएंगे। अब AZ से AW आगे फ्यूज करेगा, AA प्लस ZW, AW से AW आगे फ्यूज कर गया AA प्लस WW, और AA प्लस WW, लेकिन इससे जब ये वाला आ जाएगा तो AA प्लस WZ, दैट मीन्स ये भी बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही है, लेकिन बस फर्क इतना है इसमें कि फीमेल्स हेटेरोगैमेटिक होती हैं और मेल्स होमोगैमेटिक होते हैं। फीमेल पर डिपेंड करता है कि फोइटस का जेंडर क्या होगा, इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ या फ्लो चार्ट रे डायग्राम ऑफ सेक्स एस्टैब्लिश्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स होती हैं हेटेरोगैमेटिक और बर्ड्स में फीमेल हेटेरोगैमेटिक और मेल होमोगैमेटिक। एलोसोम का चौथा और लास्ट जो है उसको हम लोग Z0 और ZZ कहते हैं। ये सेक्स डिटरमिनेशन बटरफ्लाई और कुछ मॉथ में पाया जाता है। असल में इसमें ऐसा होता है कि फीमेल जो होती हैं वो सिंगल सेल रखती हैं, जबकि मेल जो होते हैं वो डबल सेक्सुअल क्रोमोसोम्स रखते हैं। दैट मीन्स
कि ये वाला बिल्कुल इससे पहले वाले का उल्टा था, जिसमें हम लोगों ने XX और X0 पढ़ा, ग्रासहॉपर, सम प्लांट्स, राउंड वॉर्म जिसमें पढ़ा, उसका एकदम उल्टा है। उसमें XX और X0 फीमेल में 2 और मेल में 1 सिंगल, जबकि यहाँ फीमेल में सिंगल और मेल में डबल या 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि इसमें जो फोएटस या ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा जेंडर। तो देखिए, ये जब पोल स्केच पे दिखाएंगे तो AA प्लस Z0 A फॉर ऑटोसोम्स और AA प्लस ZZ, ये मेल ये फीमेल, इसमें से टूटेगा A प्लस Z, इसमें टूटेगा A प्लस कुछ नहीं 0, इसमें से टूटेगा A प्लस Z और इसमें से A प्लस Z। तो आप देख रहे हैं मेल होमोगैमेटिक है और फीमेल में क्योंकि एक में तो है नहीं। अब इसको हम लोग फटाए चलाएंगे, AA ZZ AA ZZ AA Z0 AA Z0। इससे आप बिल्कुल समझ गए, इस बात का अंदाजा आपको लग गया कि इसमें भी जो क्रोमोसोम्स के बिना पर ऑफस्प्रिंग का जेंडर फॉर्म करेगा वो सिमिलर टाइप के जो होंगे AAZZ वो फीमेल होंगे, सॉरी मेल होंगे, AAZZ वो मेल होंगे, AAZ0 वो फीमेल होंगे, क्योंकि फीमेल सिंगल क्रोमोसोम वाली होती हैं। तो ये एलोसोमिक टाइप ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टराइजेशन डिटरमिनेशन रहा, जिससे हम लोग आसानी से किसी भी लिविंग इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है वो पता कर लेते हैं। जेनेटिक वेरिएशन नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी लिविंग बीइंग्स में जीन में आए बदलाव को हम लोग जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ये बदलाव कैसे आता है, जब फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज होती है तो फर्टिलाइजेशन के वक्त जो डीएनए के सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में बार बार मिलते और हटते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीशफलिंग करना। रीशफलिंग के फलस्वरूप जो उसमें बदलाव आ जाता है, बदलाव आने के बाद जो नया कॉम्बिनेशन बनता है, उसी कॉम्बिनेशन से जो चेंजिंग आती है उसको हम लोग बोलते हैं जीन वेरिएशन, यानी कि जीन के बिना पर ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आया। कभी कभी वेरिएशन ऐसा होता है जो सडन हो जाता है, तो किसी भी लिविंग बीइंग्स में सडन वेरिएशन कहलाता है म्यूटेशन। जीन वेरिएशन लिविंग बीइंग्स में सब में होता है, जरूरी है जीन वेरिएशन का होना। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो फिर वो अपने पेरेंट्स से अपने और लोगों से अलग नहीं दिखेंगे, और जो कंडीशन है उस कंडीशन में जो ऑफस्प्रिंग आते हैं हमेशा अपने पेरेंट्स से एडवांस होते हैं फिजिकली, ताकि वो वहां से सस्टेन और सर्वाइव कर सके। तो जीन वेरिएशन जरूरी है, लेकिन जीन वेरिएशन में कोई ऐसा वेरिएशन आ जाए जो पहले कभी नहीं हुआ था, सडन अपीयर हो जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का सेंस हो गया सडन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जीन नंबर और जीन लोकस इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मालूम कि कोई किसी लिविंग बीइंग्स को देखा गया और देखने के बाद स्टडी कर रहे हैं सब आसान है, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग को देखा गया तो उसके ऑफस्प्रिंग के आगे का पैर छोटा हो गया। जैसे उस जमाने में मिला था, भेड़ का बच्चा पैदा हुआ तो भेड़ के बच्चे में उसके जो बच्चे थे एक बच्चे का पैर बहुत छोटा था, तो लोगों ने इसको देखा, देखने के बाद एनालाइज किया गया तो इसका नाम दिया गया म्यूटेशन। जबकि ये लफ्ज म्यूटेशन जो है ये इस्तेमाल म्यूटेशन के लफ्ज की जगह पर स्पॉट इस्तेमाल किया था डार्विन साहब ने। म्यूटेशन लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है लेमार्क के जरिए। उसके बाद अब देखा जाए हम लोग आगे कि जब म्यूटेशन की बात की जाए तो म्यूटेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन
एक कहलाता है ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जब किसी लिविंग बींग्स में किसी एक जीन में वेरिएशन के बिना पर, किसी एक जीन में बदलाव के बिना पर जो म्यूटेशन डेवलप करता है उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। किसी एक ही जीन में, किसी एक ही क्रोमोसोम में वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन एक साथ दो या दो से ज्यादा जीन में अगर वेरिएशन हो जाए और उसके बिना पे बदलाव और म्यूटेशन डेवलप करेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक में होगा, ग्रॉस म्यूटेशन दो या दो से ज्यादा में होगा। म्यूटेशन सडन चेंज की बात की गई है। हम लोगों ने जो भी अभी पढ़ा उसमें मैक्सिमम एनिमल्स के बारे में बताया गया, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स के बारे में बताया, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, ये सब काम किया है, लेकिन ह्यूमन पर नहीं किया है। क्यों? तो इस बात को जान लीजिए कि ह्यूमन पर अगर कोई आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा या ह्यूमन को एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेकर के वर्क किया जाएगा तो ह्यूमन पर काम करने में हम लोगों को उतना जनरेशन नहीं प्राप्त होगा जितना हम लोगों को ड्रोसोफिला, पी प्लांट या अदर एनिमल्स प्लांट पर मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा है, ये अपने एक्टिविटीज को काफी लंबे वक्त में पूरा करते हैं। तो ह्यूमन पर स्टडी करने के लिए एक खास मेथोडोलॉजी को डेवलप किया गया है। जिस मेथोडोलॉजी में हम लोग इसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के तहत हम लोग औसत और एवरेज में ही ये देखते हैं कि किस तरह का बदलाव आएगा और उस बदलाव को पढ़ते हैं। इसके लिए कुछ साइंबॉल्स को स्टडी करना जरूरी है जो अभी हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ सिंबल दिखाया गया है। इसमें स्क्वायर जो है वो मेल है, सर्किल फीमेल है और काइट अनस्पेसिफाइड सेक्स है। इन तीनों को डार्कन कर दिया गया है, मतलब तीनों में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट होगा, यानी अफेक्टेड इंडिविजुअल किसी डिजीज, किसी वजह से इफेक्ट हुई है। ये मेल, ये फीमेल सिंगल लाइन से जुड़ गया मेटिंग, डबल लाइन से जुड़ गया मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, आपस में रिश्तेदारों में। यहाँ मेटिंग हुआ, ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, फीमेल मेल, ये चिल्ड्रन हुए। मेटिंग हुआ, ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग जो है हम इसको कलर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अफेक्टेड चाइल्ड हुआ। तो ये चीजें साइंबोलिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको देख सकें। और पेडिग्री की बात की जाती है तो पेडिग्री का सेंस ये होता है कि इट इज a record of descent over generation in which the number of offspring and transmission of important traits are given graphically. इसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इससे पता चल जाए कि किस तरह का ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहा है। क्योंकि ह्यूमन के ऊपर स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ह्यूमन का जो जनरेशन पीरियड होता है वो 20 से 25 साल का होता है और एक साइंटिस्ट या एक इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा 3 जनरेशन को ही स्टडी कर सकता है। प्रोजेनी की अगर बात की जाए तो उसके ऊपर स्टडी करने के लिए प्रोजेनी काफी छोटे होते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन में जो मीटिंग होती है वो एक्सपेरिमेंटली या कह सकते हैं जैसा साइंटिफिक वर्ल्ड चाहेगा वैसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ मीटिंग शादी ब्याह जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस नहीं होते हैं, बल्कि अपने ट्रेडिशन और रीति रिवाज से होता है। तो ये सब परेशानियां आती हैं, इसलिए इन सब परेशानियों से बचने के लिए जो एक सेक्शन रेडी किया गया पेडिग्री एनालिसिस, इस एनालिसिस के तहत हम लोग ह्यूमन में आने वाले बीमारी और ह्यूमन में होने वाले बदलाव चेंजिंग को स्टडी करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस इसी को हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर बात करते हैं तो उसमें डिफरेंसेस हैं।
मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग ऐसे डिजीज को पढ़ते हैं जो जीन्स में इफेक्ट होने की बिना पर होता है। जीन, क्योंकि मेंडल ने जो वर्क किया उसमें मेंडल ने कहा था फैक्टर, तो जिस फैक्टर और जीन की बिना पर बीमारियां डेवलप होती हैं, जेनेटिक बीमारियां, उसके बारे में जानना है। और पहला नाम है हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो हेमोफीलिया जो है वो रिसेसिव नेचर का डिजीज है। रिसेसिव का मतलब ये हो गया कि वैसे जीन जो नेचर में रिसेसिव होते हैं अपने आप को शो नहीं करते हैं, लेकिन जब वो पेयर में आ जाएंगे तो शो करेंगे। और ये आमतौर पर फीमेल्स के जरिए कैरी किया जाता है और ये मेल में शो होता है। मेल में दिख जाएगा, अगर मेल में पाया जाए तो दिख जाएगा, फीमेल में नहीं दिखेगा, क्योंकि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, इसमें दोनों एक्स होता है, मेल एक्स वाई होता है, इसलिए मेल में ये नजर आ जाएगा। और एक छोटा सा कट भी लग जाता है तो खून का बहाव बड़ी से इतना ज्यादा हो जाएगा कि पेशेंट की मौत हो जाएगी। इसलिए हीमोफीलिया को हम लोग बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज, इसमें खून का बहाव काफी ज्यादा होता है। सेकंड है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो ब्लड है, इसमें जो ब्लड है वो ब्लड का शेप और ब्लड का आकार हस्वाकार हो जाता है। हस्वाकार यानी कि जिस औजार से घास काटा जाता है उस औजार के ऐसा हो जाता है। और जब इसका शेप हस्वाकार हो जाएगा तो ब्लड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी लॉस कर देगा, जिससे सही मात्रा में बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है ब्लड के शेप और स्ट्रक्चर बदल जाएंगे सिकल शेप में, हस्वाकार में। नेक्स्ट आया फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया का सेंस यह है कि ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो बिल्कुल पैदाइश के वक्त नॉर्मल होता है, लेकिन आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ हफ्तों के बाद इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम होने लगता है, जिससे ये डिजीज सामने आता है। यह डिजीज क्रोमोसोम नंबर 12 में पाए जाने वाले जीन्स के बिना पर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस वैसी एक्टिविटी है जिसमें पेशेंट रंग नहीं पहचान पाता है। रंग नहीं पहचान पाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको रंग नहीं समझ में आएगा, बल्कि उसके जो ब्रेन है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट को ही एनालाइज कर पाते हैं। जो डार्क रंग होगा वो ब्लैक नजर आएगा, जो लाइट कलर होगा उसको, जो लाइट कलर रंग होगा उसको व्हाइट नजर आएगा। इसको आमतौर पे रेड ग्रीन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसका पता रेलवे के एग्जामिनेशन में पता चला था। इसके बाद हम लोगों को आएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का सेंस ये हो गया कि क्रोमोसोम नंबर में अगर वेरिएशन आ जाए तो क्या होगा। तो क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन होने से जो डिसऑर्डर पैदा होता है उसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। और इससे 3 तरह के डिसऑर्डर सामने नजर आते हैं: डाउन सिंड्रोम, क्लेंटिफेरस सिंड्रोम्स और टर्नर सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले 21 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी संख्या घट जाती है, जिससे ऑफस्प्रिंग में ट्राइसोमी का केस डेवलप हो जाता है और ऑफस्प्रिंग डिफेक्टिव पैदा होता है, जिसके हाथ छोटे होंगे, जबान लाल होगा और सही तरीके से उसके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ नहीं होंगे। डिफरेंस सिंड्रोम का मामला ये आता है कि जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेटोजेनेसिस के वक्त सही तरीके से अगर सेक्सुअल क्रोमोसोम्स में मियोसिस नहीं हो तो वो टूटते नहीं हैं, और नहीं टूटने के बिना पर उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 46 पाए जाते हैं और इसका एक्सप्रेशन 44 प्लस XX, ये फीमेल के लिए हमने लिखा, ये हो गया 46, ये हम मेल के लिए दे रहे हैं 44 प्लस XY,
और इसमें सही तरीके से मियोसिस हो गया, लेकिन इसमें मियोसिस जब हुआ तो ऑटोसोम्स तो टूट गए, लेकिन सेक्सुअल क्रोमोसोम्स नहीं टूट पाए। और अब इन दोनों का अगर आपस में फ्यूजन हो जाएगा तो आप देखिएगा 44 प्लस XXY, और अगर इन दोनों का होगा तो 44 प्लस X0, यानी इसमें 45 क्रोमोसोम्स है, इसमें 47 क्रोमोसोम्स है। इस केस को हम लोग बोलते हैं क्लिंडिफेरा सिंड्रोम्स, इस केस को हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम्स, यानी जिसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए क्लिंडिफेरस, जिसमें घट जाए टर्नर्स। और इस दोनों ही केस में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उसमें सेक्सुअल डिमेरिट्स पाया जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर्स डेवलप कर जाएंगे। इसमें फीमेल का कैरेक्टर सही तरह से डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसको आमतौर पे हम लोग बोलचाल की भाषा में किन्नर बोलते हैं। दीज आर द डिजीज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम बताया 21 नंबर क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाने से डिफरेंस एक नंबर बढ़ जाए। उसके बाद टर्नर, जिसमें एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स घट जाए। तो इस तरीके से आज हम लोगों का चैप्टर 5 खत्म हो गया है। इसको पूरा वीडियो देखिए, आपको 2 दिन के अंदर में हम इसका नोट्स सेंड कर देंगे और मेहनत कीजिए, देखिए क्या होता है नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।